हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 से रिलेटेड ट्राइंगल की, त्रिभुज की बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और प्यारे दोस्तों, आप ये मान के चलिए कि इस महामैराथन क्लास में ही जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं सर, इससे बाहर नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, मगर मस्त होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं कि त्रिभुज क्या होता है और उससे रिलेटेड जो थ्योरम है, जो प्रमेय है सर, वो क्या है। आज हम उसी की बात करेंगे, आइए देखते हैं। ट्राइंगल, त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट यही है, हम लोग क्या बोलते हैं कि पहला पॉइंट ये है कोई भी दो रेखाखंड, कोई भी दो रेखाखंड समरूप होता है। ओह सॉरी, एक मिनट। कोई भी दो रेखाखंड क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, जबकि दो रेखाखंड सर्वांगसम तभी होंगे जब वे आपस में बराबर होते हैं, जब वे आपस में बराबर होते हैं। जैसे मैं क्या रखा, ये ए बी एक रेखाखंड है और ये सी डी एक रेखाखंड है। अगर इसकी लंबाई अगर बराबर है तब तो ये क्या होंगे, ये और ये सर्वांगसम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम होंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ये समान लंबाई के नहीं हुए, मान लीजिए ये भी ये 5 सेंटीमीटर का है और ये सी डी क्या है, ये 10 सेंटीमीटर का है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समरूप तो बोलेंगे, एक जैसा दिख रहा है, ये समान रूप है, लेकिन इसको सर्वांगसम मैं नहीं कह सकता क्योंकि लंबाई इसकी बराबर नहीं है। अब दूसरा पॉइंट आता है सर सर्कल के लिए। दो वृत्त समरूप होते हैं जबकि सर्वांगसम तभी होंगे, दो वृत्त समरूप होते हैं जबकि सर्वांगसम तभी होंगे जब उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी, उनकी त्रिज्या बराबर होगी। जैसे मैं क्या रखा, ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है।
आर रेडियस का ये भी है, आर रेडियस का ये भी है। तो अगर मैं इस वृत्त को इस वृत्त पे रख दूं जो है, तो ये दूसरे को कवर करेगा, तो मैं ये कहूंगा कि ये सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है? क्योंकि ये दूसरे को कंप्लीटली कवर कर लेंगे सर। जबकि अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी त्रिज्याएं क्या है, आपस में समान है, बराबर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि कोई ये बड़ा सा सर्कल है, ये वृत्त जो है इसकी त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर है, तो इसका इसके साथ अगर मैं यहाँ पे संबंध निकालूं, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है, एक जैसे दिख रहे हैं। ये दोनों आपस में सर्वांगसम नहीं लेकिन समरूप है। तो समरूपता कुछ इस तरीके से। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बहुभुज के लिए। बहुभुज कोई पॉलीगन होगा, बहुभुज की समरूपता क्या देखेंगे सर? समरूपता देखेंगे। बहुभुज की समरूपता ये क्या कह रखी? मैं कह रखा कि ये मान लीजिए कोई पेंटागन है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ये क्या बोलते हैं कि ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये एस है, और ये टी है, कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ बात करूं जो है, तो इसकी समरूपता क्या होती है? चलिए चेक करते हैं। तो इसके लिए नंबर 1 कंडीशन ये आएगी, संगत भुजाओं का अनुपात, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर, बी सी अपान क्यू आर बराबर सी डी अपान आर एस बराबर डी डी अपान एस टी बराबर ई ए अपान टी पी बराबर। चलिए तो हो गया ना ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इनके कोण बराबर होने चाहिए। एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल डी बराबर एंगल एस, एंगल ई बराबर एंगल टी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। मतलब अगर मैं बात करूं बहुभुज की समरूपता की, तो संगत भुजाओं का अनुपात, इसका क्या मतलब है सर? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होना चाहिए, समान हो। चलिए, और क्या कर रखा है इसने? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो या समान हो। ठीक है, ये कहा है। ठीक, अब ये अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ट्राइंगल में ये देखा गया त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक विशेष प्रकार का, अगर मैं यहां बात करूं, विशेष प्रकार का बहुभुज होता है। क्या होता है? विशेष प्रकार का बहुभुज होता है, जिसमें देखा गया कि
दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन अगर हम लोग प्रूव कर दें तो जो ट्राइंगल होगा सर वो क्या हो जाएगा, आपका समरूप हो जाएगा। त्रिभुज एक विशेष प्रकार का बहुभुज होता है जिसमें हम लोग क्या देखें पहले वो समझ लीजिए। अगर मैं ये क्या रखा, संगत भुजाओं का अनुपात समान हो, केवल इतने से ही संगत भुजाओं का अनुपात अगर समान हो जाए तो वो त्रिभुज क्या हो जाएगा सर, समरूप हो जाएगा। अथवा दूसरा ये देखा गया, क्या बोलते हैं कि संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, मतलब केवल ये हो जाए तो भी त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। केवल ये हो जाए तो भी, मतलब ये होगा तो ये अपने आप हो जाएगा और ये होगा तो ये अपने आप हो जाएगा। तो हम यही सारी चीजें जो है इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग पहले हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात करेंगे, ठीक है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं। फिर सर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थ्योरम प्रमेय बीपीटी क्या देखेंगे सर, बीपीटी के नाम से जाना जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत प्रमेय बोलते हैं सर, आधारभूत प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय। समानुपातिकता प्रमेय सर इसकी बात करेंगे। या इसी को क्या बोला जाता है, थेल्स थ्योरम। थेल्स प्रमेय तो ये थ्योरम क्या कहता है, चलिए अलग करते हैं इसको। यदि किसी त्रिभुज की यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को
समान अनुपात में या फिर एक ही अनुपात में, समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा तीसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में अर्थात एक ही अनुपात में क्या करती है सर, विभाजित करती है। ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं क्या दिया है सर। क्या गिवन है देख लीजिए, दिया है, फिर क्या होता है सर, सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध करना है। ठीक, क्या गिवन है पहले ये देख लीजिए। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें चलिए कोई त्रिभुज है ए बी सी जिसमें डी कोई रेखा है, जिसमें DE पैरेलल टू BC ये गिवन है सर। ये तो AB पर एक पॉइंट हम ले रहे हैं सर, AB पे क्या ले रहे हैं, ये DE ये कोई रेखा है, D जो कि BC के क्या है, समांतर है। तो एक त्रिभुज ABC जिसमें DE BC के क्या है, DE BC के समांतर है। तो इसमें क्या कर रखा है जरा देखिए, हमें सिद्ध करना है कि ये रेखा अन्य दो भुजाओं को, पहली भुजा ये वाली है, ठीक है, और दूसरी भुजा क्या है, ये वाली है, तो इसको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो AD अपान BD का जो रेशियो है वही रेशियो AE अपान CE का रेशियो है। तो AD अपान BD इज इक्वल टू AE अपान EC, ऐसा मुझे चाहिए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं, रचना। सबसे पहला पॉइंट हम जो है DG रचना में अगर मैं बात करूं, DG परपेंडिकुलर AE तथा EF परपेंडिकुलर AD खींचा। चलिए, तो यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर दिया, ठीक है, उसका नाम है EF, तो ये लंबवत, और यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया हमने DG। ये कुछ इस तरीके से है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, हम इसको मिला रहे हैं सर। ये देखिए, B को E से, C को D से मिलाया, B को E से तथा C को D से मिलाया। जब हमने इसको मिलाया तो ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सर, प्रूव करेंगे। अब यहाँ स्पेस नहीं है
तो हम बात करेंगे इस वाले स्ट्रक्चर में। चलिए देखते हैं, कहिए तो यहीं लिख दे। चलिए उपपत्ति प्रूफ की बात करेंगे सर। उपपत्ति, ये क्या क्या रखा वो देखिए। अगर मैं बात करूं त्रिभुज, त्रिभुज बी डी ई तथा त्रिभुज सी डी ई, चलिए में इसमें अगर आप देखेंगे कौन कौन सा ट्राइंगल कह रहा है, देखिए ये बी डी ई, ये वाला त्रिभुज, और क्या बोलते हैं सी डी ई, ये वाला त्रिभुज। इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डी, ये जो डी देख रहे हैं दोनों में है, डी बी ई या बी डी ई में डी है और सी डी ई में भी डी है। तो आप ये जानते हैं सर, तो जब दो त्रिभुज एक ही समांतर रेखा यानी समान समांतर रेखा और उसमें समान बेस समान आधार दिया हो तो वो त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं। ये सर क्लास 9 का थ्योरम है, हम लोग पढ़े हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहूंगा इनका जो एरिया है सर बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी डी ई, इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ऐसा क्यों, तो आप कह देना सर ये क्लास 9 थ्योरम है। कहां से लिखेंगे, समान समांतर रेखा, समान समांतर रेखा कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे ये डी और ये बी सी, ये समान समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। और इनके बीच एक त्रिभुज ये बना है और एक त्रिभुज ये बना है, उसमें अब समान आधार डी है। समान समांतर रेखा एवं एक ही आधार, एक ही आधार पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर, समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ये प्रॉपर्टी हमने सर इस्तेमाल किया है, समझ गए सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे समझ आ गया। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ जो डायग्राम बनाया था मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ फिर से। देखिए ये कोई त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। तो यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर पी एफ, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डी जी, ठीक है। और हमने क्या किया था सर, इसको इससे मिलाया था, सर इसको इससे मिलाया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दूं, जैसे अगर ये कोई त्रिभुज ए बी सी है और ये क्या है सर, न्यून कोण त्रिभुज है, तो इसके किसी भी शीर्ष से इसे लंब खींचेंगे तो जो लंब आएगा वो त्रिभुज के अंदर बनेगा सर। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर मैं कहूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, वो मुझे क्या मिलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्या मिल जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो BC हो गया और हाइट क्या हो गया सर, हाइट अगर मैं इसको डी मानूं तो ये AD हो जाएगा ना। ये तो समझ आता है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर रखा यही समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, ये समकोण है, तो मुझे हाइट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसमें से किसी एक को हाइट मान लेते हैं। तो AB हाइट हो गया, मान लीजिए AB हाइट है और BC बेस हो गया। तो इसमें तो डायरेक्ट चलेगा सर। अगर मैं इसके लिए बात करूं त्रिभुज का क्षेत्रफल
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है सर, तो बेस अगर आप देखेंगे बेस तो BC है और हाइट क्या है सर AB है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही त्रिभुज आपका क्या होता है सर, ऑब्ट्यूज एंगल होता है, क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ये A है, ये B है, ये C है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो जैसे मैं यहाँ से A से इस पर लंब खींचना चाहूंगा तो इसको मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ाएंगे और यहाँ से लंब ये कुछ ऐसे बन जाएगा सर। तब अगर मैं यहाँ बात करूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखो ये AD जो है किस पे परपेंडिकुलर रख गया, BC पे, इस वाली भुजा को बढ़ाने पर मिला, तो ये BC बेस है और हाइट आपका क्या है सर AD है, तो ये खास बात है। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और विश्वास तो आप लोग करेंगे ही सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है इसमें, यहां अगर आप देखेंगे इस त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, चलिए मैं इसको कलर कर देता हूं सर, ये त्रिभुज BDE का अगर मुझे क्षेत्रफल चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो लगाना ही पड़ेगा आपको, क्या लगाएंगे सर, बेस इंटू हाइट, तो ये क्या आएगा 1/2। तो बेस यहाँ पे क्या है सर बताइए, देखो इस वाले साइड को आगे बढ़ाए हैं और यहाँ पे परपेंडिकुलर रखी है ये, ठीक है। तो मैं कहूंगा बेस क्या हो गया इसमें BD और हाइट क्या हो गया सर ये EF, क्या हो गया EF, ये मिला। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ये CD की बात करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE, तो क्या आएगा यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बताइए इसमें इस वाले साइड को बढ़ाए हैं यहाँ पे और ये एल्टीट्यूड रखिए थे सर कंस्ट्रक्शन से हम लोग, ठीक है। यहाँ अगर आप देखेंगे C इंटू क्या आएगा, बेस CE हो गया और हाइट क्या हो गया सर DG, क्या हो गया DG। और अभी अभी हमने ये देखा, क्या देखा, देखिए कि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CD का क्षेत्रफल बराबर है सर, त्रिभुज BDE और CD का क्षेत्रफल बराबर है, तो BDE का मान कितना 1/2 और ये BD इंटू EF जनरेट होगा और ये CD का क्षेत्रफल क्या है 1/2 CE इंटू DG, कुछ इस तरीके से। तो दोनों बराबर थे तो इनको बराबर किया गया, तो इसका मान ये था, इसका मान ये रख दिए सर, तो 1/2 सर, इनको हटा दीजिए। अभी आप क्या करेंगे देखिए, इनको तो निपटा दिए हम लोग, अब क्या होगा BD, देखो BD इंटू EF है, तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे BD अपान क्या बनाओ सर DG, इसको इसके साथ, तो CE अपान क्या हो जाएगा EF, इसको समीकरण नंबर 1 बना दिए सर। अब क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, बताइए ये कैसे होगा, पूछो सर। तो आप कहेंगे सर ये दोनों सेम ट्राइंगल हैं, एक ही त्रिभुज है तो आपस में बराबर ही होगा, क्या है सर, समान त्रिभुज है इसलिए बराबर है, समान त्रिभुज है, ठीक है। चलिए तो ADE का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना चाहूं, चलिए देखिए तो ये ADE, इस ADE में जब मैं हाइट इसको मानूंगा तब बेस ये लिया जाएगा, तो AD इंटू EF आएगा, क्या आएगा यहाँ से 1/2 AD इंटू
ई एफ। और वहीं अगर मैं बात करूं, जब हाइट ये माना जाएगा तो बेस ये वाला होगा, तो 1/2 बेस तो ए ही हो गया, और हाइट क्या हो गया डी जी। यहाँ से ये भी निपट जाएंगे सर। तो जब ये निपटेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से भी मैं लिखूंगा सर, क्या बोलते हैं कि, देख लेना ये तो क्लियर हो गया ना, AD अपॉन AD क्या आया सर, देख लेना, कुछ एरर नहीं होना चाहिए सर। अभी इधर से AD अपॉन DG ये बना दिया, और ये इधर चला जाएगा तो AE अपॉन क्या आएगा, EF क्या हो जाएगा, EF। तो AE अपॉन EF आने का कोई चांस है? ठीक है, देखते हैं। हमने इसके पहले क्या किया था, ये BD इंटू EF था, और इस वाले में क्या था सर, C इंटू DG। ये भी ठीक है सर। और क्या हो सकता है यहाँ से, चलिए हमने यहाँ से ये तो इक्वल दिखा दिया यहाँ से। CE अपॉन EF, CE अपॉन EF जो है ED, कुछ तो एरर है यहाँ पे, EF को हटा दूं। यहाँ देखिए, हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से जो पहला इक्वेशन हमने बनाया है, इस EF को यहाँ भेज दो, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, इस BD को हटा के EF यहाँ कर दिया, और यहाँ वाला BD यहाँ कर दिया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके में, तो वही कहानी यहाँ भी, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। EF अपॉन DG है ना, तो ये इसको इधर कर दो, तो EF अपॉन DG, और ये इधर तो AE अपॉन क्या आएगा, AD, कुछ ऐसा। तो ये EF अपॉन DG है, EF अपॉन DG है, और ये क्या था सर, ये तो C था, क्या था, C अपॉन BD। तो इसका मान जो है, ये समीकरण तो हो गया, ठीक है। तो EF अपॉन DG का ये जो मान है, ये मान यहाँ पे रख दिया सर, ये C अपॉन BD क्या है, CE अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन AD। अब देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे AD अपॉन BD चाहिए था, ठीक है। तो मैं AD को यहाँ कर रहा हूँ, CE को यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ, AD हो जाएगा AD अपॉन BD, और AD अपॉन BD, CE यहाँ हो गया, तो AE अपॉन क्या हो गया, CE। चलिए देख लो, मुझे यही चाहिए था, AD अपॉन BD और AE अपॉन CE। तो यही है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय था सर। उम्मीद कर रहा हूं कि इसको आप समझे। अब इसी का कन्वर्जन है, क्या है, इसी का कन्वर्जन हम लोग देख लेते हैं। कन्वर्जन ये क्या रखा उसने, यदि किसी त्रिभुज की, यदि किसी त्रिभुज की हटा दे रहे हैं, यदि एक रेखा यदि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में
विभाजित करती है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, इसको प्रूव करेंगे सर। तो पहले आप ये तो देख लीजिए क्या दिया है। दिया है सिद्ध करना है रचना। चलिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये दिखेगा नहीं। अगर मैं बात करूं यदि किसी त्रिभुज में, तो क्या रखा कि एक त्रिभुज ABC जिसमें ये कोई त्रिभुज ABC है और ये कोई भुजा DE है, ये कोई रेखा DE है। ये AB और AC को समान अनुपात में डिवाइड करिए, मतलब जिसमें AD अपान BD बराबर AE अपान C ऐसा कुछ दे रखा है। ये मतलब गिवन है। ये थोड़ा मैं इसको हटा दे रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। सबको हटा दो। ABC समझ आए। तो AD अपान BD और AE अपान EC का रेशियो समान है सर। CE कह दो, EC कह दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अब इसने जो कहा है उसकी भी मैं बात करूंगा। तो सिद्ध करना है कि ये जो DE होगा, DE पैरेलल टू क्या है, BC, DE BC के समांतर, ये दिखाना है। तो रचना से हम लोग मान रहे हैं यदि ऐसा संभव है, तो यदि संभव होगा तो हम लोग ऐसा मान रहे हैं, यदि ऐसा संभव हो तो माना एक रेखा या थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं इसको, यदि ऐसा संभव हो तो DE BC के समांतर नहीं है, तब की दशा में हम लोग मान रहे हैं, माना एक रेखा जो इसके समांतर है, माना DE डैश पैरेलल टू BC। तो हम लोग एक रेखा क्या मान के चल रहे हैं सर, ये DE डैश एक रेखा ये है जो BC के समांतर है, ऐसा हमने मान रखा है। चलिए उपपत्ति देखते हैं, प्रूव करेंगे इसको। प्रूव कैसे करेंगे सर? मुझे तो ये पहले से गिवन है। त्रिभुज ABC में अगर मैं कहूं AD अपान BD का जो अनुपात है वो AE डैश अपान क्या है,
सी क्या है, सी है। अगर कोई पूछे कैसे तो आप कहेंगे सर दिया है, क्या है, दिया है, ठीक। और फिर से मैं क्या रखा कि AD अपान BD इक्वल टू AD अपान BD इक्वल टू AE डैश अपान E डैश सी, AE डैश अपान E डैश सी। इसको आप कैसे मानते हैं सर, ये भी तो क्या, इसको रचना से, कहाँ से, कोई अगर कहेगा तो रचना से, तो ये तो अब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो हम लगा सकते हैं ना। अब हम जो है अंकगणित का जो, सॉरी अंकगणित कह रहे हैं, जो आप कह सकते हैं कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय है, जो थेल्स थ्योरम है, जो थेल्स प्रमेय है, वो तो हम अप्लाई कर सकते हैं ना, कि अगर ये रेखा इसके समांतर है तो दिस अपान दिस का रेशियो इक्वल टू दिस अपान दिस का रेशियो सर। तो AD अपान BD इक्वल टू AE डैश अपान E डैश सी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये भी AD अपान BD है, ये भी AD अपान BD है, और ये भी AD अपान BD, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। जैसे इक्वल किया तो क्या आएगा, AE डैश अपान E डैश C बराबर क्या आएगा, AE डैश अपान CE, कुछ ऐसा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो मैं क्या किया, यहाँ पे सर +1 कर रहे हैं और यहाँ भी +1 कर दे रहे हैं। तो जैसे ही ठीक, यहाँ +1 किया और यहाँ भी हमने +1 कर दिया। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो AE डैश प्लस E डैश C अपान क्या आएगा, E डैश C बराबर, और ये क्या आएगा सर, AE डैश और ये प्लस CE अपान क्या हो जाएगा, CE, कुछ इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C, तो क्या आ जाएगा, AC अपान E डैश C बराबर AE डैश प्लस C, AE डैश प्लस क्या मल्टीप्लाई किया था हमने, देख लीजिए यहाँ पे AE डैश अपान CE था, अच्छा AE डैश अपान E डैश C, और क्या है, अच्छा यहाँ पे AE अपान C था, यहाँ देखिए डैश नहीं है यहाँ पे, तभी तो AE अपान C है, ये क्या है, ये यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है। तो जब इसको आप ऐड करोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो AE प्लस C, AE प्लस C, तो ये AC आ जाएगा, तो AC अपान C, यहाँ से और ये कट जाएगा सर। तब अगर आप देखेंगे यहाँ से जो इक्वल आया है वो क्या है, E डैश C बराबर E डैश C बराबर EC। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, देख लीजिए हाउ इट इज पॉसिबल, चलो मैं डायग्राम यही बना देता हूँ। ये डायग्राम कुछ ऐसा था, ABC और यहाँ पे ये था DE, ठीक है, और ये कोई पैरेलल लाइन हमने ड्रा किया था E डैश। तो बताइए ये कैसे पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल, देख लीजिए यहाँ अगर मैं बात करूं कि C सिर्फ इतना वाला जो है इस पूरे के बराबर कैसे होगा, C जो है C डैश के बराबर आ रहा है सर, बताइए इतना छोटी लाइन इस पूरे के बराबर कैसे है, बताइए। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो सर कहानी सर सिर्फ वही है। तो ऐसा आप तभी कह सकते हैं
जब ये लाइन जो है सर ई जो है, ये पॉइंट ई जो है इस पे आ जाए तभी ऐसा संभव है। अब ये तो संभव नहीं है, तो आप बोलेंगे ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, यह तभी और तभी संभव है जब बिंदु, अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो बिंदु ई डैश पर हो जाए, मतलब अगर मैं बात करूं, यहां देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं कि सर घूम के ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे, मतलब इसकी अगर मैं बात करूं, यही पॉइंट ई जो है यहाँ पे आ जाए सर, इस दशा में जो डी डैश है वही डी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा हो जाए, तो इस दशा में क्या हो जाएगा, इस दशा में जो रेखा डी डैश होगी वही रेखा क्या हो जाएगी सर, डी होगी, क्योंकि रेखा डी डैश समांतर है बीसी के। ठीक है, क्योंकि क्या है, रेखा डी डैश समांतर किसके है, बीसी के, और क्योंकि जो डी रेखा है वही रेखा कौन सी है, डी है, तो डी डैश का मान डी रख दीजिए। अतः डी डैश की जगह क्या रखेंगे, डी। जब ये रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा सर, ये डी बी सी समांतर हो जाएगा, और ये मुझे दिखाना था सर, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इसको भी आप समझे। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर। अब अगर मैं बात करूं, चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मैं रखा कि ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या क्या रखा सर इसने, यहाँ पे ये टोटल 8 गिवन है, ठीक, और क्या बोलते हैं कि ये 5 है, और ये 2 है। चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, अभी ये नहीं गिवन, अलग अलग, ठीक है। ये 4 है और यहाँ पे ये x है, और इसमें क्या रखा कि इसमें d जो है, d पैरेलल टू BC है। क्या है, d पैरेलल टू BC है। इसी त्रिभुज में ये d पैरेलल टू BC है, सिर्फ इतना वाला दिया है, और ये x दिया है, और ये 5 है, और ये 2 है। तो आपसे पूछा है सर x क्या होगा, क्या पूछा है सर इसने, x। तो ठीक है, हमें पता है कि d अगर इसके समांतर है तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय की बात करेंगे सर। ये क्या कह रखा, AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो AD कितना है 4, BD कितना है x, A कितना है 5, EC कितना है 2। इधर क्या आएगा, 4 2 8, और ये 5x।
तो एफ की वैल्यू कितना आ गया सर 8/5। सर डिवाइड कर दो, 5 1 जा 5 3, तो 5 6 जा 30, तो 1.6। तो अगर ये मान लीजिए इतना यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब सेंटीमीटर में यून होगा सेंटीमीटर, मीटर में यून होगा तो मीटर में हो जाएगा सर। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। कोई बात नहीं है, इसको बना के देखते हैं हम लोग। कोई त्रिभुज पी क्यू आर है, कोई त्रिभुज पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू और पी आर पर क्रमशः, पी क्यू पर ई है और इस पे एफ है, ठीक है। इस तरीके से है कि तो कह रहा है कि निम्न ये 3 परिस्थितियों के लिए आपको दिखाना है कि ई एफ और क्यू पैरेलल है क्या। तो पी का मान इसमें 3.9 है और ई क्यू का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। पी कितना है सर, सॉरी पी एफ जो है 3.6 है और एफ आर कितना है सर 2.4। तो देखते हैं, तो पी अपान क्यू ई ये कितना मिला 3.9/3, ये कितना आ गया सर 1.3 आ गया। और ये पी एफ अपान एफ आर अगर हम निकालेंगे 3.6/2.4, सर यहाँ से गायब करेंगे तो कितना आएगा 12 3 जा 12 2 जा, तो ये कितना आ गया सर 3/2। और यहाँ अगर आप देखेंगे ये कितना था सर 3, ये 3.9 था और ये 3 सेंटीमीटर है। तो 3 का इसमें डिवाइड किए हैं सर कितना आ गया 1.3 और इसमें डिवाइड किए हैं कितना आ गया सर 12 3 जा 36 और 12 2 जा ये 1.5 आ रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे रेशियो इक्वल नहीं है, सो इस वाले में पैरेलल तो नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रहा सर पी का मान 4 है और क्यू ई का मान 4.5, तो हम निकाल के देखते हैं इस वाले में भी पी अपान पी अपान क्यू ई। इस वाले में पी कितना है 4 है, क्यू ई कितना है सर 4.5। सर इसको चेंज करेंगे, ये डेसिमल गायब होगा 40/45, 5 से डिवाइड करो 5 8 जा 5 9 जा, सर ये तो 8/9 आएगा। तो चलो ठीक है, तो ये पी एफ अपान एफ आर देखिए यहाँ पे पी एफ अपान एफ आर, पी एफ कितना है सर 8 है, ये भी 8/9, ये भी 8/9 है। तो इस वाले में कहेंगे, इस वाले में मैं कहूंगा इस वाले के लिए ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है, ठीक है, ये तो चलेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे सर इसके लिए देखेंगे। इस वाले में पी क्यू जो है 1.28 है और पी आर कितना है 2.56, ठीक है। देख लो पी क्यू अपान क्या क्या गिवन है सर, पी क्यू अपान क्यू ई चलता है और अच्छा पी क्यू ही गिवन है टोटल, ओ पी ई हर बार क्या है पी ई है। मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ये वाला तो हो गया है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस वाले में, डायग्राम गायब कर दिया क्या, चलो मैं बना देता हूँ। ये है ट्रायंगल, इसने कहा है कि ये पी क्यू आर है, तो पी क्यू पर कोई पॉइंट ई है, इस पर एफ है, इसको ज्वाइन कर दिया। चलिए अब जो मुझे पता है उसमें क्या गिवन है, पी क्यू टोटल मुझे पता है 1.28 है और इसमें देखिए पी का मान मुझे पता है, पी का
0.18। तो अगर मैं इसमें से 0.18 माइनस कर दूँ, 8 माइनस 8 0, 2 माइनस 1 1 और ये 1 आएगा। ये किसका मान आ गया? क्यू ई का। तो यहाँ से क्या निकालिएगा? पी ई अपान क्यू ई निकाल के देखो, ठीक है। तो पी कितना है सर? तो 0.18 है और क्यू कितना है? 1.10। तो आएगा 18 अपान 110। डिवाइड कर दो, 2 9 जा 18 और ये 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 9 अपान 55 कुछ ऐसा मिलेगा। तो सेकंड वाले में अगर हम बात करें, मुझे पी एफ अपान एफ आर चाहिए। पी एफ तो मुझे गिवन है सर। इस बार 0.36 माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 0, 5 माइनस 3 2 और ये आएगा। तो यहाँ से देखेंगे पी एफ अपान क्या निकालेंगे? एफ आर। पी एफ तो 0.36 मुझे गिवन है और एफ आर मैं निकाल दिया हूँ। जब पी आर में से पी एफ निकालेंगे तो एफ आर मिलेगा। तो एफ आर ये मिला है, ये आया है 2.20। तो गैप करेंगे तो 36 अपान 220 आएगा। तो सर इसको भी डिवाइड कर दो, 4 9 जा 4 5 जा 4 5 जा। तो यहाँ से ये देखो कि 9 अपान 55 आएगा। यहाँ भी 9 अपान 55, यहाँ भी 9 अपान 55। तो इस वाले में भी पैरेलल होगा सर। तो सेकंड और थर्ड वाले में पैरेलल है, इस वाले में पैरेलल नहीं है। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये क्या गिवन है। क्या रखा कि आकृति में यदि LM पैरेलल टू CV है। कौन किसके पैरेलल है? देखिए LM पैरेलल टू क्या है? CV है। जब ये इसके पैरेलल है तो इस वाले में क्या आएगा? AL अपान LC और क्या आएगा? AM अपान MB, ये मिल जाएगा। और देखिए और क्या कहा इसने? LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD तो क्या आएगा? दिस अपान दिस का रेशियो AN अपान ND किसके इक्वल? ये AL अपान क्या आएगा? LC, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये भी AL अपान LC है एंड ये वाला भी AL अपान LC है। तो इनको आपस में इक्वल कर दे तो क्या आएगा? ये वाला और ये वाला बराबर है। AN अपान क्या आएगा? ND इक्वल टू क्या आएगा? AM अपान MB। AN अपान ND क्या आएगा? ये, और AM अपान MB क्या आएगा? ये। देखो AM अपान AB इक्वल टू AN अपान ND, हेंस प्रूव्ड। उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको आप समझे। तो आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहा है, आकृति में DAC के समांतर है। कौन सा? ये D वाला जो है सर, ये AC के समांतर है। तो ठीक है, तो यहां से क्या आएगा? BE अपान AC इक्वल टू क्या आएगा? BD अपान DA। अब क्या है? अब अगला अगर आप देखेंगे यहाँ पे, फिर कहा है कि DF AE के पैरेलल है। DF जो है ये वाला AE के पैरेलल है। तो इस वाले ट्रायंगल में दिस अपान दिस वाला, तो BF अपान क्या आएगा? FE किसके इक्वल आएगा? BD अपान DA, ठीक है। कुछ ऐसे। तो BD अपान DA ये भी है, BD अपान DA ये भी, तो इक्वल कर दो। तो BE अपान क्या था सर? EC। जब इनको आपस में इक्वल करेंगे, ये और ये इक्वल होंगे, तो BE अपान EC इक्वल टू BF अपान FE। देख लो BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ इसको समझे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।